जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले अमरीना बेटा, मेरी आवाज़ प्रॉपर जा रही थी सब बच्चों को। आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आई। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में ये हिस्सा देख लीजिएगा जो आपका रह गया। मिनल कह रही है सर बैड डेट एक्सपेंस सेलिंग में क्यों नहीं है, तो मैं वहाँ आ जाऊँ तो आके बताता हूँ कि क्यों नहीं है। ऑफिस एक्सपेंस का प्रोडक्ट से तो लिंक नहीं है ना सर। डेफिनेटली ये दोनों खर्चे ऑफिस के लिए हैं, जब भी इनको हमने ऑफिस में प्रेजेंट किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। बट एक ऑफिस को ऑपरेट करके आप अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपरली मार्केट में बेच सकते हैं, वरना आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर की हद तक रह जाएंगे और आप से प्रोडक्ट लेके बेच कोई और रहा होगा उसे अपना टैग लगा के शायद। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी प्रोडक्ट बनाकर अपने ही नाम से मार्केट में बेचने के खातिर वो अपने ऑफिसेस भी बनाती हैं, ठीक है। यानी आसान लफ्जों में कहिए, मिडिल मैन को वो बीच से हटा देती हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर का क्या हाल है कि सारी मेहनत करता है किसान और उससे मिडिल मैन खरीद कर और फिर यहाँ तक पहुँचाता है, और वो कितने रुपए मिडिल मैन जितने पैसे कमाता है वो किसान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कमाता, जबकि किसान की मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। बहरहाल बात तवील ना हो जाए, मैं आगे बढ़ता हूँ। मिनल, आपके सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा जब मैं इसको डिस्कस करना शुरू करूँगा। ऑफिस सैलरीज पे कोई कंफ्यूजन जल्दी बताएं। डायरेक्टर सैलरीज पे कोई कंफ्यूजन। ऑडिटर कौन होते हैं? ऑडिटर कौन होते हैं? जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कंपनी बनाती है उसका आके चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो सही बनी हुई है या गलत बनी हुई है, उसकी खामियां बताते हैं अगर उसमें कोई खामी हो। और ये लोग आके फी सबिल्ला ये काम करते नहीं है। इन्हें हमें इनके काम करने के बदले में तनख्वाहें देते हैं। याद है ना, तनख्वाह दिखाई थी मैंने ऑडिटर की, याद तो होगी माशाल्लाह। क्यों भाई अरहम, ऑडिटर की तनख्वाह याद है कितनी थी? वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में 25 लाख 20 लाख रुपए हो भाई, कहीं 3 लाख रुपए भी होती है। सही है, डिपेंड करता है। ऑडिटर हमारा मुलाजिम होता है क्या? ऑडिटर हमारा मुलाजिम होता है क्या? नहीं, ऑडिटर हमारा मुलाजिम नहीं होता। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। वो अकेला या अपने साथ 2-4 दोस्तों को मिलकर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो एक फर्म चला रहा होता है और हम उसे हायर करते हैं सिर्फ अपने अकाउंट्स चेक करवाने के लिए, और चेक करके रिपोर्ट बना के दे देता है और उसके बाद वो बरी जमा हो जाता है। तो ऑडिटर की सैलरीज को भी जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाला जाता है। इसके बाद लीगल चार्जेस है, किसी भी किस्म के कोई कानूनी चार्जेस जो हमें बेयर करने पड़ रहे हों, ठीक है, हम उसे आमतौर पे जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव में डालते हैं। बेड डेट एक्सपेंस के ऊपर बहस का आगाज लंबा नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि मैं आपको ट्रैवलिंग में ये बात समझा चुका हूँ कि ट्रैवलिंग डिपेंड करता है कहाँ है। बेड डेट एक्सपेंस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा वो बता देता हूँ, और यहाँ एकेडमिक में क्या होगा ये बता रहा हूँ। एकेडमिक लाइफ में बेड डेट एक्सपेंस जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लिखा जाएगा, और उसकी वजह यह है कि सेल वाले कहेंगे हमारा काम क्या था। सेल वाले कहेंगे हमारा काम क्या था। वेरी गुड। सेल वाले कहेंगे हमारा काम प्रमोट करना था, और हम। वेरी गुड, वेरी गुड। अलैना, सिर्फ सेल वालों का काम होता है बेचना, सेल करना। पैसे वसूल करने के लिए कलेक्शन डिपार्टमेंट, रिकवरी डिपार्टमेंट होता है ऑफिस में, और वो फाइनेंस के अंडर में काम करता है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? दोबारा कह रहा हूं मैं, अगर किसी ने नहीं सुनी। सेल वालों का काम सामान बेचना होता है बस, और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है सेल करते वक्त बिल वगैरह बना के देना। बहुत सारे ऑफिसेस जो छोटे लेवल पर काम करते हैं वहां पर वो फाइनेंस वाले ही मुस्तकिल कोऑर्डिनेट करके कस्टमर से कहते रहते हैं कि भाई वो बिल भिजवाया था, पैसे भिजवा दो, पैसे भिजवा दो, पैसे भिजवा दो। सही है। और हम रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है उसका, यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। और वो क्या कहना चाहिए, ऑफिस का एक डिपार्टमेंट होता है, और रिस्क मैनेजमेंट हर जगह भी नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ बैंकिंग में आपको रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा, क्रेडिट इंस्टीट्यूट, क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा। इसलिए अभी इस पे बात करना बिल्कुल यहाँ बिल्कुल कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा, इसलिए माजरत चाहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सही है, बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स बात हो रही है ना इसमें, तो इसका कोई लिंक भी नहीं बनता रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पर।
हाँ, जो बनता है वो मैं बता देता हूँ, जो जो अभी बैड डेट्स में बन रहा है। तो बात यह है कि सेल वाले कहते हैं हमारा काम था सामान बेचना, फाइनेंस वाले बिल बना देते हैं, और ज़्यादातर फाइनेंस वाले ही बेचारे पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान में बैंक्स वाले सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने रिकवरी के लिए गुंडों को रखना शुरू किया। माजरत के साथ अल्फाज ज़रा अच्छा नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। बदमाशों को रखना शुरू किया, ऐसे लोगों को रखना शुरू किया कि जो जिसने कर्जा लिया है उसके घर वो बदमाश को भेज देते थे। उस बदमाश को बाकायदा वो मंथली सैलरी पर रखते हैं अपने पास, और वो बदमाश का काम यही होता है कि जिसने बैंक का कर्जा वापस नहीं किया वो उसके घर जाता है, उसके पीछे लग जाता है, और उसकी ऐसी और तैसी और वैसी सब कर देता है, और उसको मतलब हर लिहाज से उस पर शिकंजा कसता है। और वो कहता है बैंक के पैसे वापस करें जनाब आप। अगर आपने खुदा ना खास्ता कभी किसी को देखा हो कर्जा लेके कोई फंस गया हो, पैसे ना दे पा रहा हो, तो ये अजाब कर देते हैं बैंक वाले। सही है, इन्होंने बाकायदा रिकवरी डिपार्टमेंट रखे हुए हैं जिनका काम यही है। और अब ये मत समझ लेना कि सिर्फ बैंक वाले रखते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना रिकवरी डिपार्टमेंट रखती हैं, चाहे वो 2 लोगों का क्यों ना हो। क्या करते हैं रिकवरी वाले, इनका काम होता है कस्टमर्स के पास जाना, उनसे बोलना कि ये इनवाइस इतनी पुरानी हो गई है भाई, पैसे कब दोगे, उनके सर पे जाके बैठ जाना, उनके ऑफिस रोजाना जाके बैठ जाना सुबह। इनका काम यही होता है, रिकवरी डिपार्टमेंट कहलाता है ये। सही है। तो अब सेल वाले कहते हैं हमारा काम था बेचना, हमने बेच दिया। तो पैसे लेना किसका काम है? रिकवरी डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो अगर पैसे नहीं मिल रहे, नुकसान हो रहा है, तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? कौन कह रहे हैं? सेलिंग वाले। किसे कह रहे हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ये नुकसान तुम बर्दाश्त करो, तुम्हारी नाअहली है, तुम पैसे नहीं ले सके। बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। मेरे पास गुफ्तगू करने के लिए इतना मवाद है कि आप पागल हो जाएं, लेकिन मैं क्या करूं, ज़रूरी बातें करना बहुत, मैं समझता हूं अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेफ्ट कर दूं तो शायद आपकी उस तरह से बेस ना बने जैसे मैं चाहता हूं सब्जेक्ट के लिहाज से। सर आखिर ये क्या ड्रामेबाजी है? खर्चा यहाँ लिखें या यहाँ लिखें? सुनिएगा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा ना, कोई नन्ना मुन्ना होता है भाई कभी कभी, वो बोलेगा सर क्या पागलपन लगा के रखा हुआ है, खर्चा यहाँ लिखें या खर्चा यहाँ लिखें? सर खर्चे आ तो किसके अंदर में? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। तो ये क्या पागलपन है? तो फिर मैं उस बेवकूफ़ इंसान को जवाब दूंगा, अबे खर्चा इनडायरेक्ट मटेरियल में लिखें या इनडायरेक्ट लेबर में लिखें या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में? आ तो किसके अंदर रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड में। अच्छा, इससे भी ज्यादा बेहुदा जवाब क्या होगा फिर? अबे खर्चा इनडायरेक्ट मटेरियल में लिखें या डायरेक्ट मटेरियल में? आ तो मटेरियल में ही रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में आ रहा है, तो ये सब प्रोडक्ट की कॉस्ट में आ रहे हैं, तो इतना सारा पागलपन क्यों पड़ा भाई फिर? जब तक हम खर्चों को क्लासिफाई नहीं करेंगे, अकाउंटिंग की रिस्पेक्ट, वाह भाई वाह, जबरदस्त। नहीं बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट किस बात की? बात यह है कि हम खर्चों को क्लासिफाई कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए। भाईजान ज़रा गौर से सुनिएगा तैमूर साहब, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है आपका भी, जॉब वॉब करते हैं ना आप थोड़ी बहुत, तो ज़रा सुनिए मेरी बात। सर जब हम हर डिपार्टमेंट के खर्चों को अलग अलग लिखना शुरू करेंगे तो हमें हर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस अलग अलग पता होंगे, तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी को जज कर सकेंगे। हम कह सकेंगे कि सेल्स वालों की तनख्वाहें, सेल्स वालों के कमीशन, सेल्स वालों की गाड़ियां, सेल्स वालों को फ्यूल, सेल्स वालों को बेनिफिट, ये सब जो दिया जाता है ये कम से कम 40 लाख रुपए पर मंथ का होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और ये लोग सेल करते हैं सिर्फ 80 लाख रुपए की, 80 लाख रुपए की सेल, और 40 लाख रुपए तो कंपनी ने तनख्वाहें दे देती है, गाड़ी का फ्यूल, ये वो फलाना ढिमकाना। तो बड़ा ही बेकार सेल्स डिपार्टमेंट है, फारिग करो इन्हें। किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जानना हो तो उस पर होने वाले खर्चे और जो वो इनकम जनरेट कर रहा है, जो उसका पार्ट है ऑफिस के कामों में, उसको जज किया जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में डिपार्टमेंटलाइजेशन आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन इसीलिए होती है कि हम अगर ये देखना चाहें कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमने फजूल में एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और उसमें कोई काम वाम है नहीं और हम तनख्वाहें दिए जा रहे हैं धमाधम धमाधम, और कंपनी खर्चे लिखे जा रही है लिखे जा रही है, और कोई उस प्रोडक्ट उस डिपार्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं है, उस डिपार्टमेंट का हमारी इनकम के बढ़ाने में कोई रोल ही नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो शुक्रिया, नहीं आ रही तो कुछ चीज़ें बड़े होके भी सीखता है इंसान। अभी इतना ही काफ़ी है, और मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग चिढ़ जाएंगे।
इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास, तो बैड डेट एक्सपेंस के बारे में सुनना है, आखिरी जुमला सम अप कर दूं ना, इसको समराइज कर दूं। बैड डेट एक्सपेंस हम बीकॉम पार्ट 2 के कोर्स में पढ़ते हुए अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हुए हम बैड डेट एक्सपेंस को जर्नल एंड एडमिन में मानेंगे, हम इसको जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात याद रखना कि ऑफिस में डिसाइड करते हैं सेलिंग और मार्केटिंग और फाइनेंस वाले कि ये खर्चा कौन बेयर करेगा। मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखा सकता हूँ चीज़ें जहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस सेलिंग एंड मार्केटिंग में लिखा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस वाले कहते हैं तुम ऐसे लोगों को जानबूझ के भेजते हो जिनके बारे में तुम्हें पता होता है कि वो बैंकरप्ट होने वाले हैं या वो पैसे नहीं देंगे, तुम ऐसे लोगों को भेजते ही क्यों हो? तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, ये खर्चा तुम बर्दाश्त करो। और कहीं ऐसा होता है कि सेलिंग मार्केटिंग कहता है आपकी नाअहली, आप पैसे लेते ही नहीं है, आप लोगों को फॉलो अप ही नहीं करते, तो ऐसी सूरत में जर्नल एंड एडमिन को खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट जब अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगा एक्स्ट्रा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नज़र आएगी और यकीनन ईयर एंड पे सवाल किया जाएगा कि इतना खर्चा क्यों है आपके डिपार्टमेंट का। कौन सवाल करेगा? डायरेक्टर्स, ओनर, शेयर होल्डर, कि इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा क्यों है आखिर। अगर मेरी बात समझ आ गई तो शुक्रिया, नहीं आई तो भी शुक्रिया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये ऑफिस सप्लाईज सिर्फ ऑफिस सप्लाईज नहीं है, क्योंकि अगर इसको सिर्फ ऑफिस सप्लाईज कह दिया तो ये तो फिर हमारा एसेट होंगी, और मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंसेस की, तो ये ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है। इसी तरह स्टेशनरी आइटम जो हमने ऑफिस में यूज किए, ऑफिस का किराया। सर ऑफिस का किराया सारा का सारा जर्नल एंड एडमिन में? नहीं मेरा बच्चा, गलत फहमी में मत रहना। अगर ऑफिस के 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर पे जर्नल एंड एडमिन वाले बैठते हैं सारे, जैसे एडमिन वाले बैठते हैं, फाइनेंस वाले बैठते हैं, और एक फ्लोर पे बैठते हैं कौन? सेलिंग एंड मार्केटिंग का पूरा डिपार्टमेंट है, तो आधा किराया इनके खर्चे हिस्से में आएगा और आधा किराया ये बर्दाश्त करेंगे। पैसे कौन लेता है मुकर्रम भाई? बाद सलाम, आपकी खिदमत में अर्ज मुकर्रम भाई, पैसे लेता कौन है? सेल वाले खुद पैसे लेकर आते हैं आपके ख्याल में क्या? मेरे भाई पैसे लेने का काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। पर्सपेक्टिव ज़रा ब्रॉडर रखिएगा। अगर आपने ये सोचा कि सर मैंने तो देखा है वो सुजुकी में आते हैं, सामान देते हैं और उसी वक्त पैसे लेके चले जाते हैं, मैं उस छोटी सी कंपनी या उस अंदाज से बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो सामान उधार पे बेचते हैं और उसके बाद बेचने का काम होता है सेल वालों का, और फिर रिकवरी या फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले फॉलो अप करते रहते हैं, बिल बना के भेजते हैं, प्रॉपर फॉलो अप करते हैं कि बिल मिल गया है, एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए, और पेमेंट, और बिल पे लिखते हैं कि विद इन आपने 30 डेज पेमेंट करनी है। 30 डेज जहाँ गुजरते हैं वो फिर मुस्तकिल हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है। रिकवरी डिपार्टमेंट लेता ही ना। अच्छा जी, सही। तो आई होप आपको समझ आ गया। ऑफिस रेंट समझ आया सबको कि ऑफिस रेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ जर्नल एंड एडमिन में हो, वो दोनों जगह भी हो। अच्छा, चलो तीसरा सवाल, अब जो सवाल करूंगा ज़हीन लोगों के लिए, ऑफिस रेंट, जर्नल एंड एडमिन, सेलिंग एंड मार्केटिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो सकता है। यानी फिर ऑफिस रेंट नहीं होगा, रेंट होगा, सिर्फ सिर्फ रेंट का वर्ड तीनों जगह हो सकता है। एक रेंट तीनों जगह आ रहा है, अलग अलग अमाउंट, या तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये मुमकिन है? रेंट की अमाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सिर्फ 4 जी आए मेरे पास, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सवाल रिपीट कर दूं? सवाल यह है कि क्या रेंट, एक ही रेंट जो हमने किसी एक बंदे को दिया, क्या वो सेलिंग एंड मार्केटिंग, जर्नल एंड एडमिन और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी फैक्ट्री के खर्चों में आ सकता है? एक ही रेंट, सिर्फ एक रेंट दिया। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने जी बोल दिया, तो बस मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँ। आ सकता है, और कैसे आएगा कि हमारी फैक्ट्री, हमारा ऑफिस, हमारा मार्केटिंग एक ही बिल्डिंग में बना हुआ है पूरा। छोटे पैमाने पे होता है ऐसा, छोटे पैमाने पे हमारा ऑफिस, हमारी प्रोडक्शन का काम और हमारा सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीनों एक ही बिल्डिंग के एक एक फ्लोर बने हुए, 3 फ्लोर बने हुए, हमने 3 फ्लोर लिए हुए, तो हम किराए को 3 फ्लोर पर डिस्ट्रीब्यूट करके हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ किराया डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑफिस एसेट डेप्रिसिएशन अब समझाने की जरूरत नहीं है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये भी हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैं आ जाता हूँ
चलिए, बैरिया की बात भी कर लेंगे किसी दिन मुकर्रम भाई इंशाल्लाह। तो अब मैं आ रहा हूँ पहले स्टेटमेंट की जानिब। इस स्टेटमेंट का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। गौर कीजिए खुदारा, क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उन गुड्स की कॉस्ट जिन्हें हमने बनाया। समझ में आया? तो बनाया, ओके। तो इसका मतलब है कहाँ बनाया? अरे अपना अमरीना कहाँ बना लिया? घर में? सर फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बनाया। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी कहाँ बन रहा है? इस स्टेटमेंट में कहाँ से रिलेटेड चीजें आएंगी? सारी सर फैक्ट्री की आएंगी। ओके जी, शुक्रिया। अब मैं स्टेटमेंट आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आपसे बड़े अदब से सब लोगों से दरख्वास्त है, क्या आपको टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री याद हैं? सर दो तरह की हैं, ओपन। कल क्लास में नहीं थी ना तुम अमीना? कल क्लास में नहीं थी ना तुम, और लेक्चर भी नहीं देखा तुमने रिकॉर्डेड? दो तरह की इन्वेंट्री बीकॉम पार्ट 1 में होती थी, ओपनिंग और एंडिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने इन्वेंट्री कितनी बताई है भाई? क्या हुआ, सब लोग सो गए क्या? कोई जवाब देने में राजी नहीं है?